नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब एग्जाम के हम लोग इतने करीब आ गए हैं कि चीज़ों को केवल समझना नहीं बल्कि उसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपको कहा गया है कि अब हमारा जिम्मेदारी है कि जितना भी सेक्शन यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसको हम याद भी आपको करवाएंगे। आप केवल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी सेक्शन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उन सेक्शन को वीडियो के अंत होते होते तक ही आप याद कर लीजिएगा। ये एक तरह से हम भरोसा ले जाते हैं और हमको विश्वास है कि हम जो भी चीज आपको बताएंगे वो चीज आपको याद होगा। आप भी ये विश्वास करके चलिए कि आपको जो भी चीज बताया जाएगा वो आप याद कर सकते हैं। हम दोनों के विश्वास से ही एक तरह से कहिए कि ये जो जिम्मेवारी हम लिए हैं कि आपको जो भी सेक्शन बताया जाएगा उसको याद करवाएंगे, वो जिम्मेवारी पूरा होगा। तो चलिए वीडियो में और इधर उधर की बात ना करते हैं और हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं सीएनटी एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको जानने की। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे हम लोग एक पॉलिटी ही है, संविधान ही है, अगर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं फिर भी हम सभी आर्टिकल को हम लोग वहां पे नहीं पढ़ते हैं, तो ये तो समझिए कि 5 प्रश्नों के लिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं सीएनटी एक्ट को, तो क्या इसके 19 अध्याय के 271 सभी धाराओं को पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। शुरुआती धाराओं को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे संविधान में भी देखिएगा तो शुरुआती जो अनुच्छेद है उसको हम लोग पढ़ते हैं, बाद के जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं को हम याद करते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी शुरुआती जो धारा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद के सेक्शन को हम लोग इग्नोर करते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है बस उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जो भी आज यहाँ पे आपको बताया जाएगा उसको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा और आप खुद कमेंट करके वीडियो के अंत में बताइएगा कि जो भी चीज आपको यहाँ समझाया गया वो चीज आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीएनटी एक्ट में आप देखिएगा कि यहाँ जो हेडिंग लिखा हुआ है भूमि संबंधी कानून, मतलब अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे और ये मान के चल रहे हैं आप पिछला वीडियो देखे होंगे, क्योंकि वहां हम बताए थे कि ये जो इतना बड़ा कानून आप पढ़ने वाले हैं वो कैसे बना, वो चीज आपको वहीं पता चलेगा। बहुत सारा रेफरेंस जो है हम पिछला वीडियो से अभी हम लेंगे, इसलिए हो सकता है अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो, लेकिन अगर आप देखे हैं तो आपको कोई भी परेशानी यहां होने वाला नहीं है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं भूमि संबंधी कानून, हम भूमि किसको देंगे, एसटी किसको दे सकता है, एससी किसको दे सकता है, ओबीसी किसको बेच सकता है, जनरल किसको बेच सकता है, अगर कोई जमीन बंजर है तो उसको कौन रख सकता है, पट्टा बनाने का अधिकार किसके पास है, मतलब जमीन से संबंधित जो भी कानून होगा उसको यहाँ पे सब बात का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और उसमें भी यहाँ पे दिया गया है भूमि संबंधी कानून में भी किससे संबंधित ये अधिनियम है, काश्तकारी। एक्चुअली काश्तकारी का जो मतलब होता है यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यहाँ टीनेंसी, इसका मतलब होता है क्या, टीनेंसी। काश्तकारी मतलब इसका परिभाषा आगे दिया गया। काश्तकार के कई प्रकार भी होते हैं, रैयत होते हैं, भूधारक होते हैं, दर रैयत होता है, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मुंडारी खुटकटीदार होता है। लेकिन अगर हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताएं कि काश्तकार क्या होता है, तो काश्तकार आप समझ लीजिए कि आप किसी से जमीन उधार में लिए हैं या जमीन लिए हुए हैं और टाइम टू टाइम आप रेंट उसको दे रहे हैं और उसके बाद उस जमीन को यूज कर रहे हैं, तब एक तरह के काश्तकार हो गए। मतलब आपका वो जमीन नहीं है, आप रेंट देके उस जमीन का यूज कर रहे हैं, तो आप काश्तकार हैं। तो यहाँ पे जितने ज्यादा प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर जो प्रावधान है वो काश्तकार से संबंधित है या सीधे सीधे काश्तकार से जुड़ा हुआ है, और नहीं तो इनडायरेक्टली वो काश्तकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये कानून आया था 1908 में, ये तो ऑलरेडी सब आपको पता होगा। एक चीज और भी ध्यान देने के लिए आपको बोला गया था पिछले वीडियो में कि ये बंगाल के आपके एक्ट 6 के तहत इसको लाया गया था, इस अधिनियम को। तो ये भी कभी कभी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब इंट्रोडक्शन में ही या पिछले वीडियो में बताया गया था कि इसको 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया और इसमें कुल मिला के 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। चूंकि इसको बनाने में फादर एच हॉफमैन का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनको इनका जन्मदाता के तौर पे माना जाता है। देखिए, डिमांड तो कई सारे यहाँ पे आंदोलन करने वाले जनजातियों के द्वारा माना गया, और सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं इस कानून को लाने का एक जो कारण था वो था बिरसा मुंडा का आंदोलन। उसके बाद ये कानून को लाया गया, लेकिन उससे पहले कई यहाँ पे आपके आंदोलन हो चुके थे और उससे संबंधित कई कानून भी लाया गया था, जिसको पिछला वीडियो में हम बताए भी थे। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब जैसे हम बार बार करें, पिछला वीडियो का हम रेफरेंस लेंगे, तो एक रेफरेंस लेते हैं 1869 में लाया गया छोटा नागपुर भूधृति कानून। उसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भूमिहरी है और आपका जमीन 1869 से पहले, 1869 से पहले आपका जमीन जो है वो छीना गया है, तो हम आपका जमीन को वापस करेंगे। तो वहां हम बोले थे कि जो भूमिहरी जमीन नहीं है उसको भी लोग चाहते थे कि उसका जमीन अगर छीना गया तो वापस मिल जाए, चाहे वो कोड़कर हो, चाहे वो मुंडारी खुटकटीदार हो, चाहे दूसरा प्रकार का जो भी राजहंस जैसे जमीन है, वो सब भी चाहते थे कि वो उसको वापस मिल जाए। और इसीलिए कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे या नाखुश थे। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब ये अधिनियम को बनाया गया तो बोला गया केवल यहाँ पे मुंडारी खुटकटीदार को नहीं, बल्कि इसके अलावा जो भी यहाँ पे भूमिहर है उसको भी हम रखेंगे। भूमिहर तो पहले से भी था, कोड़कर को भी रखेंगे, मुंडारी और खुटकटीदार को भी यहाँ पे
रखेंगे। तो ये सब सारा चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया, इसलिए कहा गया ना ये एक बहुत बड़ा कानून है और बहुत बड़ा कानून है। तो इससे पहले जो भी कानून बने हुए हैं उसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगा। जैसे हम पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिए थे, एक बहुत बड़ा अगर भवन का स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं तो उसका बेस भी बहुत मजबूत होता है और इस तरह से यहाँ पे इसीलिए 1 घंटा जो आपको वहां पे बताया गया वो बेस ही मजबूत करवाया जा रहा था। चलिए अब यहाँ पे आपको ये हम बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें इसका जो विस्तार है वो कहाँ है। वैसे एक्चुअली तो ये चीज हम लोगों को अनुच्छेद सेक्शन में पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी आपको ये बताते थे कि ये 4 प्रमंडल और 18 जिले में लागू है और इस सर्वे को करवाने में कुल 16 लाख का खर्च आता है। देखिए पिछले वीडियो में भी बताए थे 4 प्रकार के सर्वे होते हैं, थकावस्त है, कडस्ट्रल है, रिविजनल है ना। ये सब सर्वे आपको बताया गया था, लाल लोकीनाथ करवाए थे, बाबू यहाँ पे रखालदास हल्दर के द्वारा किया गया था। सर्वे मतलब क्या होता है कि किसका कौन जमीन है, ये चीज आपको जानना है। तब तो आप किसी को कोई अधिकार या कोई जमीन आपको देना है किसी को तो आप दे सकते हैं, कौन बंजर भूमि ये पता होना चाहिए ना, तब तो आप किसी को अलॉट कर सकते हैं या सेटल कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्वे करवाया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने खर्च हुए थे, 16 लाख रुपया खर्च हुए थे। ये बेसिक सा प्रश्न है, ये हो सकता है कभी आपको देखने को मिल जाए। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है सीएनटी एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो ये तो सब कोई जानता है कि आदिवासी जमीन का कब्जा किया जाता, अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, उसी को यहाँ रोकने का ये प्रयास था। हम पिछले वीडियो में फिर से हम बार बार पिछला वीडियो को रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जब तक नहीं समझिएगा यहाँ आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम बताए थे कि 1793 में जो है वो क्या आता है, परमानेंट सेटलमेंट आता है, अस्थाई बंदोबस्ती। और अस्थाई बंदोबस्ती में क्या किया जाता है, रेंट को फिक्स कर दिया जाता है। अब रेंट अगर आप नहीं दीजिएगा तो उस जिस दिन देना उस दिन नहीं दीजिएगा, उसके दूसरे दिन आपका जमीन नीलाम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का या ये तरीका जो था नीलाम करने का उसका अवैध रूप से प्रयोग किया गया और जो जमीन जो है उसको एक तरह से किया छीना जाने लगा। और इसीलिए कई ऐसे यहाँ पे विद्रोह देखने को मिलते हैं जो कि हिंसात्मक थे और उसके कारण ही ये अधिनियम या इससे पहले वाले अधिनियम जो है वो लाए गए थे जो कि भूमि से संबंधित थे। तो इस तरह से ये सब सारा चीज जो है आपको पिछले वीडियो में यहाँ पे आपको बताया गया है। ये चीज जो है यहाँ पे आपका पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल जो आते हैं इस वीडियो का मेन जो मोटिव है, आपको जो भी सेक्शन बताया जाएगा उसको याद करवाना और वो याद करवाने का सिलसिला जो है अब से यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो ये जो है अगर आप देखिएगा अध्याय है तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया 19 अध्याय, लेकिन सबको हम लोग यहाँ शुरुआत में ही या शुरू वीडियो में ही चर्चा नहीं करेंगे। जो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है उतने अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर 4 तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं, इसलिए चैप्टर 4 तक का यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, कभी भी किसी चीज का शुरुआत करते हैं तो आप बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे बताया जाएगा इसका नाम, प्रसार और इसमें कुछ जो शब्द का यूज हुआ है उसका परिभाषा। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि इस अधिनियम का नाम क्या है, उसके बाद ये अधिनियम आखिर लागू कहाँ होगा, फिर इस अधिनियम में जो भी शब्द का प्रयोग किया गया उसका मतलब क्या है। जैसे आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 को अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो उसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है, ताकि आगे जहां पे भी राज्य वर्ड का प्रयोग किया गया है वो क्लियर हो जाए कि राज्य का मतलब क्या होता है। कि राज्य का मतलब केवल झारखंड राज्य नहीं होता है, बल्कि उसमें केंद्र भी आते हैं, राज्य सरकार भी आते हैं, स्थानीय सरकार भी आती है, सरकार के द्वारा अधिकृत कई ऐसे एक तरह से सरकार का हिस्सेदारी वाला कई ऐसा कंपनी है जो भी राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो वो सारा चीज दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ परिभाषा में आपको दिया गया है। तो याद रखिएगा 1 से 3 तक जो है पहला नाम, प्रसार और क्या है, परिभाषा है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका अध्याय दूसरा अगर देखिएगा तो काश्तकार के वर्ग। यहां आपको टीनेंसी पढ़ना है। अब टीनेंसी का क्या होगा, कोई ना कोई वर्ग होगा, उसका क्लास होगा। 4 प्रकार के वर्ग होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 4 प्रकार होंगे जिसके बारे में अध्याय 2 में आपको बताया जाएगा और सबको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। उसके बाद है चैप्टर 3 जो कि 9 से 15, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 होता है ना, तो उससे याद कीजिएगा। फिर 9 से 15 भूधारक, इसी में एक जो प्रकार होगा वो क्या होगा आपका भूधारक का। तो भूधारक के बारे में हम लोग जो है वो बहुत डिटेल वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 3 में और उसके संबंधित जो भी प्रावधान है उसको यहाँ पे चैप्टर 3 के सेक्शन 9 to 15 में बताया गया है। फिर यहाँ पे है आपका चैप्टर 4 जिसमें आपका अधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया है जो कि संबंधित है चैप्टर सेक्शन 16 से लेके यहाँ 36 तक। तो 36 में 16 में अगर 20 जोड़ दीजिएगा, 20 जोड़ दीजिएगा तो है ना 36 आ जाएगा। तो कम से कम थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, बाकी पढ़ते पढ़ते और याद हो जाएगा। 1 से 3 है चैप्टर 1, फिर आपका 4 दूनी 8 है चैप्टर 2, 9 से 15 है चैप्टर 3, फिर आपका 16 से लेके 36 तक है चैप्टर 4। इतना आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है अगर 36 तक पहुंच गए तो ठीक, और नहीं तो जितना भी पहुंचेंगे उतना सेक्शन आपको यहाँ पे याद करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सेक्शन वाइज समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस सेक्शन में किन किन बातों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। चलिए तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद अब याद करने के लिए आप तैयार हो जाइए।
अब यहां से एक्चुअल में कह सकते हैं कि हमारा वीडियो जो है यहीं से अब प्रारंभ होता है। चलिए 10 मिनट यहाँ पे बीत गया है और रिकॉर्ड करने में थोड़ा परेशानी आ रहा है 2-3 दिन से, इसीलिए यहाँ पे जो है बार बार हमको देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ बोर्ड वर्क भी करने में थोड़ा सा हमको परेशानी इस माइंड मैप में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप समझिएगा थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 से समझते हैं और उम्मीद करते हैं अब आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगले 50 मिनट में हम हर सेक्शन को याद करवाने का प्रयास करेंगे। 1 घंटा का ये सीरीज होने वाला है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, आपको बोले गए हैं चैप्टर 1 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, संक्षिप्त नाम और प्रसार के बारे में, कि मतलब ये कहां कहां लागू होगा। तो नाम इसका क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और ये भी आपको बताया गया कि ये जो है कहां कहां लागू होगा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान, यानी संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी परगना है उन सब में ये लागू होंगे। और इस तरह से इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो यहाँ पे 18 जिले आते हैं। ये चीज भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा अब कहां मिस्टेक आपका हो सकता है, अगर आपको ये पढ़ने को मिल गया होगा तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई नगर पालिका का क्षेत्र आता है तो उसमें भी सीएनटी एक्ट का धारा लागू होगा। अगर कोई छावनी बोर्ड है, जैसे हम लोगों के झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, उसमें भी आपका सीएनटी एक्ट का धारा जो है लागू होगा। तो देखिए ये चीज तो सबको ध्यान देता है, इस चीज को लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यू में अगर ये देखिएगा तो लगेगा कि इसमें लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, लागू होता है। और ये चीज जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब उम्मीद करते हैं ये सेक्शन 1 जो है आपको याद हो गया होगा। नाम, प्रसार और नाम और क्या दिया गया है, ये कहां पे प्रसार है यानी कि कहां पे लागू है। अब सेक्शन 2 जो है, यहाँ पे 3 सेक्शन हम छोड़ेंगे। सेक्शन 2 यहाँ पे है, सेक्शन 15 है और सेक्शन 20। ये 3 सेक्शन आपको नहीं बताया जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सभी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे एक एक करके। तो सेक्शन 2 जो है वो निर्सित कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 3 जो कि संबंधित है परिभाषा से। तो अभी आपको जो भी अधिनियम ने जिस भी शब्द का प्रयोग किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि आखिर उस शब्द का मतलब क्या होता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। आपको सबसे पहले बताया गया कि कृषि वर्ष मतलब यहाँ पे क्या होता है। आप क्या समझिएगा, अगर कोई बोलता है कृषि वर्ष, या आगे आप जब ये जो अधिनियम है उसको आप पढ़िएगा, वहां पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर ईयर के तौर पे बोला जाएगा, तो इसका मतलब आप या क्या अर्थ निकालिएगा। तो सीधा सा मतलब है कि अगर स्थानीय रूप से कोई कृषि वर्ष आपका प्रचलित है, आप जहां से भी मानते हैं, फागुन से मानते हैं तो वो चलेगा, जो भी आप मानते हैं, अगर बैसाख से मानते हैं तो बैसाख से चलेगा, अगर वो है तो। और नहीं है, और अगर सरकार कोई चीज का घोषणा करती है या कोई राज्य सरकार अगर घोषणा करती है कृषि वर्ष के तौर पे, तो उसके लिए बाध्य हो जाएगा कि वो कृषि वर्ष कहां से प्रारंभ करेगी, तो 1 अप्रैल से। तो आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है, क्योंकि स्थानीय वाला तो सब जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार जब कृषि वर्ष प्रारंभ करेगी तो बोलता है 1 अप्रैल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 में जो परिभाषा दिया गया है कृषि वर्ष, उसको आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पे कृषि वर्ष सरकार के द्वारा अगर चालू किया जा रहा है तो कितना से किया जाएगा, 1 अप्रैल से किया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है भुगुत बंद बंधक के तौर पे या भुगुत बंद मोर्गेज के तौर पे किसको जाना जाता है। तो देखिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कभी बैंक में ऋण लेने गए होंगे, आपको कहा जाता होगा कि आपको ऋण दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले आपको कोई अपना जो संपत्ति है उसको वहां पे मॉर्गेज रखना पड़ता है, बंधक के तौर पे रखना पड़ता है, ताकि जब आप अपना पैसा, जो लिया हुआ पैसा, उसको आप वापस नहीं कीजिएगा तो उसको नीलाम कर सकता है। तो इसी तरह से आप समझिए कि आप कभी कभी क्या करते हैं, अपना जो एक तरह से हक है जमीन से, जमीन में हक है, वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं कि अब ये जमीन में कुछ दिन के लिए हमारा हक नहीं होगा, तुम्हारा हक होगा। तो मेरा जो इंटरेस्ट था हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो वो हो जाता है भुगुत बंद बंधक। उसी को यहाँ पे एक लाइन में लिखे हैं, हो सकता है वहां पे देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ये पढ़ दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट। टीनेंट अभी हम बोले कि किसी के अधीन आप क्या करते हैं, जमीन लेते हैं, रेंट देके जमीन करते हैं, तो उसी को टीनेंसी यहाँ पे बोला है या टीनेंट बोल रहा है उस व्यक्ति को। तो टीनेंट क्या करता है, अपना ट्रांसफर कर देता है किसको, टीनेंसी में यहाँ पे करता है, इंटरेस्ट ऑफ टीनेंट इन हिज टीनेंसी, मतलब उसका काश्तकारी में का जो भी इंटरेस्ट है वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। देखिए आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पे समझ लीजिए कि इस जमीन पे मेरा अधिकार था, हम ऋण लिए हैं, किसी से पैसा लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये जमीन तुम यूज कर लो, जब हम पैसा देंगे तो जमीन तुम हमको क्या कर देना, वापस देना। यही तो मोर्गेज है या बंधक लगाना। सिंपल सा भाषा है, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे या पढ़ने, लिखा हुआ को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस वही चीज है। अब यहाँ पे बात आता है वन उपज। वन उपज के अंतर्गत क्या आएगा, तो देखिए यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि वन से जो भी उपजता होगा वो सभी वन उपज के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
वन उपज में आप कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि लगेगा ही नहीं कि ये वन के द्वारा या वन से प्राप्त होता है, जिसका उपज के तौर पे हम मान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहीं से हम शुरू करें, नीचे से हम शुरू करें कि वन उपज के तौर पे अगर ऑप्शन में आपको क्या दे दे कि सरफेस सॉइल दे दे, यानी कि आपका जो जमीन का ऊपरी हिस्सा है वो भी क्या वन उपज है। तो आप समझिए कि वन उपज तो भाई ठीक है, लकड़ी हो सकता है, यहाँ पे रबड़ हो सकता है, कत्था हो सकता है, ये सब वन उपज समझ में आता है, पत्ता हो सकता है। लेकिन भूमि का जो ऊपरी हिस्सा है, मिट्टी है, क्या वन उपज होगा? तो बिल्कुल होगा। क्या लोहा जो आप खुदाई करके निकाल रहे हैं वो वन उपज होगा? तो बिल्कुल होगा। कोयला भी होगा, चिकनी मिट्टी भी होगा, बालू भी होगा, चूना पत्थर भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका आप निजी उपयोग कर रहे हैं। अगर इसको बेचने के लिए उपयोग कीजिएगा तो वन उपज नहीं होगा। तो आगे अगर कहीं पे किसी आर्टिकल में या सेक्शन में ये कहेगा कि वन उपज को आप एक तरह से कहिए वन उपज में आपका अधिकार है, तो आप उस जमीन में खुदाई करके लोहा निकाल सकते हैं और लोहा का प्रयोग खुद के निजी उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको समझना है चीजों को एक एक करके। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझाने के लिए पहले इसको पढ़ दिए, लेकिन हम लोग शुरुआत से ये देखते हैं कि वन उपज में क्या है। लकड़ी है, काठ कोयला है, कुचुक है, कत्था है, लकड़ी है, फिर है तेलदूना है, प्राकृतिक वार्निश है, छाल है। ये सब आप अपने से ऑप्शन से गेस लगा सकते हैं, इसमें गेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम इसको पहले नहीं पढ़े थे। वृक्ष का जो पत्ता है, फूल है, छाल है, वो सभी या फल है, वो सभी आपके है। पौधे के अंतर्गत देखिएगा घास, लता, वल्लारी जो भी है वो वन उत्पाद में आता है। यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हो सकता है कि जंगली जानवर चमड़ा है, उसका चमड़ा, हाथी दांत, सिंह, हड्डी, रेशम, कोया, मधु और मोम तथा पशुओं के सभी अंग जो है से होने वाले उत्पादन जो है वो क्या माने जाएंगे? वन उपज। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हाथी दांत जो है वन उपज है? तो बिल्कुल है। सिंह भी है, हड्डी भी है, रेशम भी है, कोया भी है। क्यों? क्योंकि उस समय देखिए इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये 1908 का अधिनियम है, तो उस समय लोग जाते थे जंगल में और इस तरह से जानवर को मानते थे। तो ये जो जानवर है उसका जो चमड़ा है या उससे निकला हुआ जो भी उत्पाद है उसको वन उपज के तौर पे ही जाना जाता था। जैसे हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब अनुच्छेद 12 पढ़ाया जाता है तो हमको राज्य का मतलब केंद्र भी बताया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बताया जाता है, स्थानीय सरकार। लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं, आप बाहर जो पढ़ा हुआ पॉलिटी नहीं है, जिसको आर्टिकल 12 पता नहीं है, उसको बोलिएगा कि भारत एक राज्य है तो वो अजीब ही तरह से व्यवहार करेगा, भारत तो देश है कहेगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे अगर जब नहीं पढ़िएगा और उस समय हम कहेंगे कि जो मिट्टी है वो वन उपज है, तो आपको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको कहेंगे लोहा जो है वो वन उपज है, तो आपको लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप मिट्टी का, लोहा का, कोयला का, बालू का, चूना पत्थर का अगर निजी उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वन उपज कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये परिभाषा के अंतर्गत जो वन उपज है हम समझा आपको पाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोडकर। अब देखिए कोडकर क्या होता है, तो फिर से हम पिछला वीडियो का यहाँ पे आपको रेफरेंस ले रहे हैं और बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि कोडकर मतलब क्या होता है। आपको हम बताए थे कि ये पूरा खुला क्या है, जमीन है, और यहाँ पे क्या था? जंगल था। अब जंगल से यहाँ पे बाहर से लोग क्या होते हैं? आते हैं, और इसका इमेज हम लगाए थे। अब पावर पॉइंट से हम समझाए थे। देखिए इमेज भी लगाने का कुछ रीजन होता है कि जब हम आपको बैकग्राउंड में बताएंगे कि ऐसा आप याद कीजिए या इमेज कीजिए, तो देखे हुए रहिएगा तो आप उसको इमेजिन कर पाइएगा। तो देखिए आपको हम बताए थे कि यहाँ जंगल था, फिर यहाँ एक इमेज लगाए थे कि तीर धनुष लेके यहाँ पे आदमी आते हैं और गांव को या जंगल को साफ करते हैं और उसके बाद गांव बसाते हैं। तो वही इमेजिन कीजिए उस पिक्चर को, और उसके बाद समझिए कि यहाँ पे कोई आया और गांव को यहाँ पे क्या किए? बसाए। तो अगर आदिवासी में अगर वो उरांव था तो उसका जमीन को बोले भुइयारी जमीन, अगर मुंडा होगा तो खुटकटी होगा, ये सब आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन भी होगा। लेकिन अगर गैर आदिवासी है तो उसको सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं? कोडकर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब कोडकर में एक परिभाषा भी देता है। परिभाषा क्या देता है कि एक छोटा सा जमीन है और इस जमीन में, या छोटा है या बड़ा है जो भी मान लीजिए, ये जंगल है, पूरी तरह से जंगल है या बंजर है, या मानिए चलिए या खेती करने के लायक ही नहीं है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा और एक व्यक्ति यहाँ आने के बाद इस पूरा जमीन को साफ करेगा, खेत का जुताई करेगा और यहाँ धान लगाने लायक यहाँ पे क्या कर देगा? जमीन को बना देगा, मतलब खेती लायक जमीन को बना देगा। तो कहने का मतलब है जिसका कोई भूमि का उपयोग नहीं होता था उस भूमि को आप उपयोग के लायक लाए, और वो लायक लाने के बाद उसमें आपका एक तरह से अधिकार हो जाएगा, और उस अधिकार युक्त जमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोडकर। अगर आप उरांव रहते तो भुइयार कह देते, मुंडा रहते तो खुटकटीदार कह देते, लेकिन ये गैर आदिवासी है इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको कोडकर के नाम से क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ लिए। अब यहाँ पे आपको कोडकर वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिर से हम इसको पढ़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया, यानी बनाया गया है ना। कौन सा? पहले जो जंगल जमीन था या बंजर था या अनजुती था, या अगर खेत जुता हुआ भी था तो वो जो है
खेती करने के लिए क्या था, अयोग्य था, उसको आप योग्य बनाए। मतलब समझ लीजिए कोई एक अयोग्य व्यक्ति था या अयोग्य भूमि था, मानिए व्यक्ति छोड़ दीजिए, भूमि था जिसमें कोई काम का नहीं था, उसको गए और पूरा जमीन को आप अच्छे से बनाए और उसमें खेती करने लायक बनाए, तो वो जमीन क्या हो जाएगा, कोड़कर होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो ये जो कोड़कर अभी हम बोल रहे हैं, हो सकता है ये रांची में आइएगा तो इसका नाम जो है वो कोड़कर जाइएगा, लेकिन यही चीज अगर आप कहां चले जाते हैं, गुमला में चल जाते हैं, गुमला में यहाँ पे चले जाते हैं तो हो सकता है इसका कुछ दूसरा नाम होगा। स्थानीय रूप से नाम तो बदलते रहता है। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया कि रांची में जो कोड़कर है, गुमला में किसी दूसरे नाम से अगर ये प्रचलित है, खूंटी में किसी तीसरे नाम से प्रचलित है, तो हम सब नाम को कोड़कर में क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। और इससे सवाल आया तो कौन कौन नाम से स्थानीय रूप से प्रचलित है ये याद रखिएगा, क्योंकि ये दो बार सवाल यहाँ पूछा गया है। वो नाम है आपका, देख लीजिए, बहवाला, खंडवत, जल शासन और अरियत। ये जो है मान के चलिए, अब हम फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, गुमला में वही कोड़कर जमीन, जो ये विशेषता हम जो परिभाषा दिए, उसी को बोल रहा होगा बहवाला, उसी को बोल रहा है खंडवत, उसी को बोल रहा है जल शासन, उसी को बोल रहा है अरियत। तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ना, आम को मैंगो बोलता है, तो उसी तरह से अलग अलग जगह में एक ही चीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए बोला कि ये सब के सब जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, कोड़कर के अंतर्गत। और ये सवाल दो बार पूछा जा चुका है जेपीएससी में ही, कि कोड़कर के अंतर्गत कौन कौन सा जमीन आता है, बहवाला, फिर है खंडवत, दूसरा है जल शासन और तीसरा है अरियत। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक अनुपयुक्त जमीन था जिसमें खेती नहीं किया जा सकता था, चाहे वो जंगल हो, चाहे बंजर भूमि हो, चाहे जो भी हो, कोई बाहर से आता है उस भूमि को उपयोग लायक बनाता है, खेती लायक बनाता है, उसको हम बोलते हैं कोड़कर। ये कोड़कर अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा, बहवाला, खंडवत, जल शासन और अरियत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे परिभाषा को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है भूस्वामी। नाम से ही पता चल रहा है, भूमि का जो स्वामी होगा, जो भूमि को है ना क्या करता है, एक तरह से मालिकाना हक रखता है भूमि में, उसको हम लोग भूस्वामी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अगर पढ़ा रहा है कानून में, तो कानून में ये लोग पढ़ाएगा तो अलग अलग परिभाषा ये लोग क्या करता है, देते रहता है। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि भूस्वामी कौन होगा, तो यहाँ पे अगर ये भूस्वामी है, ये मान चलिए ये क्या है, भूस्वामी, तो जस्ट इसके नीचे जो होगा वो कौन होगा, काश्तकार होगा। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ बोल रहा है भूस्वामी जो होता है काश्तकार के ठीक ऊपर वाला व्यक्ति है। तो काश्तकार अभी हम क्या बोले, रेंट में कोई पैसा दे के आप कोई जमीन को लिए हैं और उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, ये जमीन ए है, यहाँ पे आप इसको प्रयोग करें तो इसके बदले किसी को आप क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो इसको टैक्स मिल रहा है, ये टैक्स दे रहा है, तो टैक्स देने वाला काश्तकार और है ना टैक्स लेने वाला आपका जो होता है भूस्वामी। अगर सिंपल अभी की तरह से समझिए, हम लोग क्या है, काश्तकार है, हम कहते हैं हमारा ये जमीन है, लेकिन क्या हमारा है, नहीं, हम टैक्स देते हैं, किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, और फिलहाल गवर्नमेंट ही हमारी अभी क्या है, भूस्वामी है। तो याद रखिएगा भूस्वामी मतलब उस जमीन में मालिकाना। अगर सरकार जमीन, अगर हम लोग जमीन के मालिक रहते तो हम कभी रसीद कटवाते, नहीं कटवाते। रसीद कटवाना मतलब क्या देना, रेंट देना, और रेंट किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को। तो इस तरह से मालिक कौन हुआ, तो गवर्नमेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। भूस्वामी किसको कहते हैं, तो काश्तकार के जो जस्ट ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूस्वामी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है, जो बाकी टर्म है उसको भी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, प्रोप्राइटर। यहाँ पे प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, जैसे आप गए होंगे दुकान, तो दुकान में कभी कभी जब मोहर मारता है तो वहां लिखा होता है प्रोप्राइटर, मतलब उस दुकान से संबंधित जो भी अधिकार है, जो भी उसको लाभ वगैरह होगा, सब उसी को होगा। तो उसको अगर हम परिभाषा में यहाँ पे पढ़े तो लिखा है वह व्यक्ति जो किसी संपदा में स्वयं ही अपने फायदे के लिए स्वाधिकृत है। कोई संपदा है, कोई संपत्ति है, और उसका जो फायदा होगा उसको स्वयं होगा। दुकान का मालिक को अगर फायदा हो रहा है, दुकान को फायदा हो रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है, दुकान के मालिक को। तो उसी तरह से कोई संपदा से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो स्वाधिकृत है, यानी कि वो अपने लिए ही अधिकृत है, कोई दूसरा उसका फायदा मांगने नहीं आएगा। मतलब तुम दुकान चला रहा है और हम फायदा मांगने जाएंगे तो वो हो जाएगा लेवी लेना, है ना, तो वैसा तो नहीं होगा। हम दुकान चला रहे हैं, फायदा अगर दुकान को हुआ है तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं फायदा किसको हुआ, हम ही को। और इसी को हम बोलते हैं स्वतत्वधारी या प्रोप्राइटर। और इस चीज का आप उम्मीद करते हैं यूज किए होंगे। काश्तकार अभी तुरंत आपको बताया गया, काश्तकार किसको कहते हैं, तो काश्तकार जो होता है वो भूस्वामी से क्या लेता है, यहाँ पे जमीन लेता है, जिसके बदले वो टैक्स देता है। अब काश्तकार का भी अभी हम लोग देखेंगे कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, इसको ऑलरेडी यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं, तो छोड़ दीजिए इसको। तो इस तरह से काश्तकार जो है इसका अभी पढ़ने वाला है। तो काश्तकार क्या होता है, जो भूस्वामी से क्या करता हो, भूमि को धारण करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, काश्तकार कहते हैं। उसके बाद देखिए पुनर्ग्रहण भूधृति, ये आपको जब सेक्शन 14 हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये जरूरी पड़ेगा, पुनर्ग्रहण भूधृति। इसको सिंपल सा समझिए,
आप कोई जमीन किसी को अनुदान में दे देते हैं, दान दक्षिणा में दे देते हैं कि लो तुम्हारा, मेरा जगह बहुत सारा जमीन है, इसको तुम रख लो। अब आप जिसको जमीन दिए, मानिए चलिए फिर से हम एक नया पेज में आपको बताने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे एड पैच करते हैं। हाँ, आप मान के चलिए एक टुकड़ा, एक क्या था, जमीन था। अब ये जमीन को किसी और को दे दिया, राम दे दिया। यहाँ पे राम किसको दे दिया, ये जमीन को बोला कि जाओ तुम इसको क्या करना, यूज करना। और श्याम जो है इस भूमि को क्या करता है, यूज करता है। अब श्याम का कोई वंशज यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है वो दिखता ही नहीं, कोई है ही नहीं जो इस जमीन को ले सकता है। तो ये जमीन जो है वापस किसके पास चला जाएगा, राम के पास, क्योंकि अनुदान जो दिया था, है ना। अब जिसको दिया था उसका कोई वंशज है ही नहीं, तो इस तरह से वंशज अगर है ही नहीं तो ये जमीन जाएगा किसके पास, वापस जो दिया था उसके पास चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्ग्रहणीय जमीन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पुनर्ग्रहण भूधृति, भूधृति मतलब टेन्योर हम बता रहे हैं। और फिर हम पिछला वीडियो का रेफरेंस ले रहे हैं। टेन्योर मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। और टेनेंसी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप रेंट में कोई जमीन क्या किए हैं, लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम इसको पढ़ भी देते हैं। जिसको अनुदान में संपदा मिला है और उसका नर वारिस ना हो तो अनुदान देने वाले को वह पुनः संपदा क्या हो जाता है, वापिस मिल जाता है। और इसी को पुनर्ग्रहण नामे है रिज्यूमेबल। जैसे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो एक बार और रिज्यूम कीजिएगा। तो इसी तरह से आप जो दान दिए थे वो भूमि आपको वापस मिल गया तो पुनर्ग्रहणीय भूमि होता है। अब यहाँ पे एक आया है ग्राम मुखिया, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया है, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। ग्राम मुखिया है। अब ग्राम मुखिया इसको ऊपर ही कर लेते हैं। चलिए, ग्राम मुखिया यहाँ पे दिया गया है। तो ग्राम मुखिया क्या होता है, गांव का जो, या गांव का जो समूह का जो हेड होता है उसको ग्राम मुखिया कहेंगे। कहीं मानकी हो जाता है, कहीं प्रधान हो जाता है, कहीं मांझी हो जाता है। मुंडा मानकी में मानकी पढ़े होंगे। आपका यहाँ पे बहुत सारा प्रधान जो होता है, प्रधान आपको खरवार वगैरह सब में देखने को मिलेगा, प्रधान हो गया। मांझी जो हो गया वो संथाल में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो मुख्य परिभाषा था, जो शब्दार्थ था, उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास किए। यहाँ ज्यादा सेक्शन तो आपको बताया गया नहीं, सेक्शन 3 ही तक पढ़े, तो ज्यादा आपको याद करना है। चैप्टर 1 में 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में नाम प्रसार के बारे में दिया गया है। सेक्शन 2 खत्म कर दिया गया है। सेक्शन 3 जो है वो परिभाषा में है। बहुत सारी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 30 परिभाषा दिया गया है। अगर किताब डायरेक्ट इसका देख के निकालिएगा तो 30 परिभाषा को हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने का प्रयास किए, बाकी कहीं पे कुछ आ जाएगा तो वहीं पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे अब संबंधित है चैप्टर 2 से। और चैप्टर 2 को हम लोग यहाँ समझते हैं चैप्टर 2 में क्या। अब सेक्शन आपको याद करना पड़ेगा। अभी तक 3 ही सेक्शन हुआ है और उम्मीद करते हैं वीडियो के अंत होते होते तक सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे जो भी हम पढ़ाएंगे। चलिए, बाकी आपको ऑलरेडी हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो और भी बहुत तेजी से याद हो जाएगा। अध्याय 2 में काश्तकार के वर्ग। अब फिर यहाँ पे आप देखिएगा, हम धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, थोड़ा तो स्पीड हो रहा है लेकिन फिर भी प्रयास करें चीजों को समझा पाए। यहाँ पे देखिए काश्तकारी बोला गया है, काश्तकार। और अभी हम तुरंत आपको यहाँ पे बताया कि काश्तकार मतलब क्या होता है, कि अगर आप किसी से जमीन क्या किए लिए हैं तो आप क्या है, काश्तकार है। अब इसके भी प्रकार है। रेंट में कोई जमीन लेगा तो हो सकता है खुद खेती करेगा, या खुद खेती ना करके किसी और को दे देगा, जिसको दिया वो भी किसी और को दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रकार यहाँ सब समझाने का प्रयास करेगा कि आखिर ये जो काश्तकार है, जो भूस्वामी से जमीन को रेंट में लेते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब होता है ना कि आप कोई चीज अपना किसी को रेंट में दे दिया, अब पता चला कि वो यूज क्या करेगा, वो किसी और को दे दिया, और जिसको दिया वो भी किसी और को दे दिया, तो वो क्या हो जा रहा है, अलग अलग उसका प्रकार हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी प्रकार को देखना है। और सेक्शन यहाँ से फिर से याद कीजिएगा, हम बोले अध्याय 2 है और यहाँ सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 4 दूनी 8 याद रखिएगा जो बताया जा रहा है। 1 से 3 तो याद हो ही गया होगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 जो भी हम पढ़ेंगे काश्तकार के वर्ग। तो इस तरह से काश्तकार के वर्ग अगर हम पढ़े तो यहाँ पे बोला जाता है सेक्शन 4 है। फिर से याद करवा रहे हैं हम, सेक्शन 4 में कितने प्रकार के भूधारक हैं, तो आपके 4 प्रकार के भूधारक 4 प्रकार के काश्तकार है, जिसमें पहला काश्तकार का नाम होता है, या पहला काश्तकार जो होता है उसको हम बोलते हैं भूधारक, और दूसरा जो होता है रैयत होता है, तीसरा जो होता है दर रैयत, और चौथा जो होता है बुंडारी खुटकटीदार। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है आने वाले सेक्शन में, इसलिए यहाँ बताने का कोई जोरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता ही देंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो है जो सेक्शन है उसको हम बताते हैं। तो देखिए सेक्शन 4, तो 4 नाम है सेक्शन 4, और इसमें कितने प्रकार के काश्तकार, 4 प्रकार के काश्तकार। तो याद हो जाएगा सेक्शन 4 में 4 प्रकार के काश्तकार। अब यहाँ पे सेक्शन 5 जाइएगा तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है या बताया गया है किसके बारे में, भूधारक के बारे में। तो देखिए 4 प्रकार में पहला प्रकार क्या था, भूधारक, तो पहले इसको उल्लेख करेगा। सेकंड प्रकार जो है वो क्या है, रैयत है। तो रैयत जो है आ जाएगा किस सेक्शन में आ जाएगा, सेक्शन 6 में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 3 प्रकार के रैयत होते हैं, अधिभोगी, अनधिभोगी, और एक है
एक रैयत जिसको खुदकटी अधिकार मिलता है। देखिए अधिभोगी अनधिभोगी आगे पूरा डिटेल वाइज पढ़ना, लेकिन एक चीज समझ लीजिए एक शब्द में कि अगर कहीं पे अधिभोग का ऑक्यूपेंसी राइट आपको मिला है, मतलब अगर कोई जमीन में पेड़ आम का पेड़ है तो वहां से आम फल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वही अधिभोगी है। वहां का मिट्टी का यूज कर सकते हैं तो वो अधिभोगी अधिकार आपका हो गया। अगर नहीं करना है तो अनधिभोगी। और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं रैयत को जिसको खुदकटी अधिकार मिलते हैं, यानी कि अभी खुदकटी मतलब क्या है कि पहली बार जो अथी है जमीन है उसको आप साफ उप किए थे, उस तरह का कुछ अधिकार मिलता है। तो इसको किसमें उल्लेख किया गया है? सेक्शन 7 में बताया गया। और उसके बाद अगर वो खुदकटीदार जो हो गया वो मुंडा जाति से है तो उसको हम लोग बोलेंगे मुंडारी खुदकटीदार, और ये सेक्शन 8 में आ गया। अब हम आपको 1 से 8 तक याद कराने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोग भरोसा या दिलाए थे कि आपको याद करवाया जाएगा वो सफल रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीएनटी एक्ट, और सीएनटी एक्ट 1908 पढ़ रहे थे। 1908 में आपको कहा गया है कि यहाँ पे 13 अध्याय है, सॉरी 19 अध्याय है और 271 क्या है? धारा है। और इसमें जो पहला चैप्टर हम लोगों का था ये आपका 13 है, ये 13 है। पहला जो चैप्टर था उसमें कितने सेक्शन थे? आपके 3 सेक्शन थे, एक है, दूसरा है और तीसरा है। दूसरा को निश्चित कर दिया गया है, यहाँ पे नाम है ना, नाम के बारे में बताया गया है, उसके बाद प्रसार के बारे में बताया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया वो किसके बारे में बताया है? परिभाषा के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है? बताया गया। उसके बाद हम लोग चले हैं किस अध्याय में? अध्याय 2 में। अध्याय 2 किसके बारे में बात करता है? कास्त, है ना, काश्तकारों के बारे में बात करता है। काश्तकार के वर्ग कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। काश्तकार के कितने वर्ग होते हैं? तो अभी आपको बताया गया 4 वर्ग, जिसमें पहला है भूधारक। तो भूधारक जो है ये चूंकि सेक्शन कितना हो गया? 5 हो गया, 4 हो गया, तो भूधारक जो हो जाएगा वो सेक्शन कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रैयत। तो रैयत जो हो जाएगा वो सेक्शन क्या हो जाएगा? 6। इसी रैयत में एक प्रकार जो है वो है ना खूंटकटी रैयत है, तो खूंटकटी रैयत जो हो जाएगा वो सेक्शन क्या हो जाएगा? 7। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मुंडारी खुदकटीदार, है ना, मुंडारी। दर रैयत को तो कुछ मिला नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। मुंडारी है ना खुदकटीदार हो गया, खूंट है ना, यहाँ पे खुदकटीदार, यहाँ पे है ना खुदकटी जो हो गया वो सेक्शन क्या हो जाएगा? सेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 सेक्शन याद हो गया होगा। अब यहाँ पे वापस हम लोग चलते हैं अपने उस स्लाइड में और समझते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, दर रैयत। जैसा कि ये चीज हम बताया कि भूधारक ये सबको तो आपको एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। दर रैयत जो है आगे एक्सप्लेन नहीं है, तो इसको यही समझ लीजिए। रैयत जो होता है वो क्या करता है? सीधे सीधे जब खेती करता है तो उसको हम बोलते हैं रैयत। अब मान के चलिए कहीं से भूधारक से ही मान के चलिए आप क्या कर लिए? जमीन ले लिए और खेती कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम खेती ना करके किसी और को दे देते हैं तो आपके रैयत के भी अधीन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं दर रैयत या अंडर रैयत के नाम से जानते हैं। तो रैयत के जब अधीन रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रैयत या दर रैयत के नाम से जानते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे भी बता रहे हैं और व्हाइट बोर्ड में भी आपको लिख के बता रहे हैं ताकि चीजें जो है आपको क्लियर होते जाए और केवल आपका पढ़ने में समय ना जाए बल्कि ये 1 घंटा में जितना आप पढ़े वो चीज आपको याद भी हो जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन में जो कि संबंधित है सेक्शन 5 से। ये 4 में हम लोग क्या किए? 4 प्रकार के काश्तकारी पढ़ लिए। अब 5 में हम लोग पढ़ेंगे भूधारक। भूधारक मतलब क्या है? कि प्रोप्राइटर होगा, स्वतत्वधारी, मतलब मालिकाना हक उसमें होगा। उसके नीचे कौन होगा? भूधारक। नाम ही है भूधारक, मतलब आप क्या कर रहे हैं? जमीन को, टेन्योर को क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड करके किसी और को दे दीजिएगा तब वो जो अगला कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? काश्तकार। एक्चुअली भूधारक भी एक प्रकार का क्या है? काश्तकार। लेकिन आप समझ लीजिए ये काश्तकार में कौन आ जाएगा? रैयत आ जाएगा, जो कि स्वयं से क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। तो एक जमींदार से क्या किया? ये जो ए व्यक्ति था वो क्या किया? जमींदार से जमीन को ले लिया और किसी और को दे दिया, बोला कि तुम यहाँ पे क्या करो? खेती करो। तो ये बिचौलिया आदमी हो गया, और यही बिचौलिया आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? टेन्योर होल्डर या भूधारक। तो उम्मीद करते हैं भूधारक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि काश्तकार यानी कि रैयत और भूस्वामी के बीच का जो आदमी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? भूधारक, जिसके बारे में सेक्शन 5 में कहा गया है। अब सेक्शन 6 में हम लोग देखते हैं रैयत मतलब क्या है। अभी हम बोले ना रैयत मतलब क्या है, तो रैयत मतलब सामान्यतः हम लोग निकालते हैं जो स्वयं से खेती करता है। एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन का टुकड़ा में अगर आप खुद से खेती कर रहे हैं तो मतलब आप वहां के क्या हो गए? रैयत हो गए। अब यहाँ पे दिया गया है खुदकटी अधिकार युक्त जो रैयत है वो क्या है, इसको आपको समझना है। तो फिर से वही चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जो कि आपको शुरुआत में यहाँ पे क्या किए थे? बताए थे। ये कोई है ना, यहाँ पे शायद बताए थे, नहीं यहाँ पे भी नहीं बताए थे, कहीं और पे बताए, शायद यहीं पे ही समझाए थे। चलिए ठीक है, समझ जाइएगा। तो मानिए चलिए ये जमीन का क्या था? टुकड़ा था। अब पहली बार यहाँ पे आए और पहली बार आके यहाँ पे क्या किए? आप गांव को क्या किए? बसाए, या एक तरह से कहिए जंगल साफ किए। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मुंडा है,
अब मुंडा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे पहली बार गांव को साफ वगैरह किए हैं, तो मुंडा के अलावा कोई दूसरा ऐसा जाति जो कि यहाँ आया, गांव को बसाया, तो उसको वहां का खुटकटी अधिकार मिल गया। खुटकटी एक्चुअली कहता क्या है, क्यों है, उसको देखिए, ये जो पेड़ है, तो पेड़ को अगर हम काट देते हैं तो उसका यहाँ पे खूट बनता है, या हम लोग कभी कभी गांव घर में बोलते हैं ना, वंश को भी खूट कहते हैं, कि अगर किसी का बेटा नहीं हुआ तो बोला जाता है कि इसका वंश या खूट अब समाप्त हो जाएगा। तो बस समझिए कि जंगल साफ किया था तो छोटा छोटा खूट यहाँ पे बसता था, तो बोलता था कि ये परंपरा से लोग यहाँ पे आए थे और जंगल को साफ करके इस जमीन को बसाए हैं, तो उस तरह की रैयत को भी खुटकटीदार रैयत माना जाता था। तो मुंडारी के लिए अलग से व्यवस्था था, और जो मुंडा नहीं है फिर भी इस तरह के साफ किए तो उस रैयत को खुटकटीदार रैयत के तौर पे हम लोग क्या करते थे, जानते थे। चलिए अब वापस हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे बोलता क्या है, उसको फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। ग्राम के मूल प्रवर्तक, मतलब अभी हम बोले कि जंगल था, कोई बाहर से आया और गांव को साफ करके, जंगल को साफ करके गांव बसाया, तो क्या हो, ओरिजिनल उस गांव को बनाने वाले वो व्यक्ति है, या उस व्यक्ति के नर परंपरा के वंशज, पीढ़ी दर पीढ़ी, हो सकता है हम नहीं बसाया उस गांव को, हो सकता है मेरे दादा परदादा या उसके दादा के परदादा उस गांव को बसाए हुए, तो हम उसके क्या हुए, वंशज हुए, तो हम क्या कहलाएंगे कि हम जो है खुटकटीदार रैयत है। तो इस तरह से जंगल को कृषि योग्य भूमि में ये क्या करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक जमीन का टुकड़ा था जिसमें केवल जंगल झाड़ी था, जो कि अनुपयुक्त था, बाहर से कोई आता है, जंगल को साफ करता है, खेती लायक वो बनाता है, और उसको हम खुटकटीदार कहते हैं। देखिए कोड़कर जो था गैर आदिवासी के लिए था, यहाँ पे खुटकटी जो है वो जनरली आदिवासी के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका दिया गया। उसके बाद यहाँ पे और दिया है 7 सेक्शन सब 2 में, मतलब सेक्शन 7 ही है यहाँ पे, और इसका सब सेक्शन 2 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि यदि कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व खुटकटीदार अधिकार अर्जित किया था, तो इस अधिनियम के बाद भी वो खुटकटीदार हो जाएगा। अब इसको समझिए यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। मानिए चलिए यहाँ पे 1908 के समय ये क्या आ रहा है, कानून आ रहा है। अब इससे पहले आपको खुटकटी अधिकार क्या था, प्राप्त था, तो ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं किया जाएगा कि आपका ये जो अधिकार खुटकटीदार था वो 1908 के बाद, ये बोर्ड भी आगे पीछे चल जाता है, तो इसके बाद जो ये क्या है ना, आपका 1908 के बाद भी ऐसा जो अधिकार है वो बना रहेगा, मतलब जो पहले अधिकार था वो बाद में भी रहेगा, ये कानून आके आपका अधिकार को छीनेगा नहीं। मतलब 1908 के पहले आप खुटकटीदार थे तो 1908 के बाद भी रहिएगा। 1908 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करेगा कि आपका खुटकटी अधिकार छिन जाए। जैसे जमींदारी व्यवस्था क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो कुछ कानून आया और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो समझिए कि ये कानून बोल रहा है कि अगर आप पहले जमींदार थे तो बाद में भी जमींदार रहिएगा। अब जमींदार वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए खुटकटीदार से, कि अगर आप पहले खुटकटीदार थे तो अभी भी खुटकटीदार होंगे। अब चलिए यहाँ पे दूसरा चीज, यहाँ पे सेक्शन 8 को अब यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मुंडारी खुटकटीदार, सेम बात जो साथ में आप पढ़े खुटकटीदार, वहां पे एक वर्ड जोड़ दीजिए मुंडा, और फिर वही चीज होगा ग्राम के मूल प्रवर्तक जो या उसके नर परंपरा के वंशज जो कि जंगल को साफ किए और कृषि योग्य भूमि बनाए। तो देखिए खुटकटीदार जो है गैर मुंडा के लिए था, और मुंडा के लिए मुंडारी खुटकटीदार है। कोड़कर जो है सामान्यतः सदानों के लिए होता है, जो कि गैर आदिवासी होते हैं, वो भी गांव के मूल प्रवर्तक ही माने जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है 8 सेक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 9 से 15। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको याद हो गया होगा। हम फिर से यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा चीज जो है ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और ये याद आपको हो गया होगा। सेक्शन चैप्टर 1 में 1, 2 और 3 था, जिसमें हम लोग पहला में नाम प्रसार देख लिए, तीसरा में आपका परिभाषा देखिए, दूसरा वाला समाप्त हो गया है। फिर आपका चैप्टर 2 में आप काश्तकार के यहाँ पे कितने वर्ग है, 4, और सेक्शन भी कितना है, 4, ये चारों वर्ग देखे। फिर यहाँ पे भूधारक का 5 यहाँ सेक्शन था, रैयत का 6ठा सेक्शन था, 7वां में है ना, यहाँ रैयत का ही एक प्रकार था खुटकटीदार रैयत, जो कि पहली बार आए और जंगल को साफ करके बसे, तो इस तरह का सेक्शन 7 था, और मुंडारी खुटकटीदार सेक्शन 8 था। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सेक्शन यहाँ पे आपका 9 से 15 तक, जो कि चैप्टर है आपका 3, और ये जो है टेन्योर होल्डर। अब देखिए टेन्योर होल्डर अभी हम आपको बताए हैं 5वां सेक्शन में, जिसमें कहा गया है प्रोप्राइटर होता है, फिर टेन्योर होल्डर होता है, फिर काश्तकार होता है, यानी रैयत हो सकता है, यानी जमींदार से हम जमीन लिए और किसी और को दे दिए, हम स्वयं खेती वहां पे नहीं कर रहे, तो उसको बोलता है टेन्योर होल्डर। अब वही पॉइंट ऑफ ये पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, और बाकी 9 से 15 तक आपको जो बताया जा रहा है उसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए अगर हेडिंग अगर आप भूल जाइएगा
तो हेडिंग के संबंधित प्रावधान ही तो यहाँ पे किया जा रहा है। ये चीज अगर आप हेडिंग ही याद नहीं रखिएगा तो नीचे क्या बोला जा रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे आप दिमाग में रख लीजिए कि अभी जो भी प्रावधान पढ़ रहे हैं भूधारक या उससे संबंधित लोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कि भूधारक है, भूमि आप धारण किए हुए किसी से, तो इसका लगान जो है वो कब बढ़ाएगा और कब नहीं बढ़ाएगा उसको देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये जो है वो भूस्वामी है, ये क्या है, भू आपका है ना स्वामी है। अब भूस्वामी से आप क्या किए हैं, यहाँ पे एक जमीन लिया है, ये क्या हो गया, भूधारक हो गया, सेकंड नंबर का हो गया। अब इसका जो टैक्स है या रेंट जो है वो कब बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा इसके बारे में यहाँ पे बात किया है सेक्शन किसमें, 9 में। तो बोलता है अगर यहाँ पे 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्ती था उस समय से ये टैक्स को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, अस्थाई है, तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो आपका क्या होने वाला है, वो समाप्त होने वाला, मतलब वो टैक्स रेट जो है वो बढ़ने वाला नहीं है। अब फिर से हम बता रहे हैं ये बंदोबस्ती जो पिछले वीडियो में बताए थे, ये बंदोबस्ती कहा गया अस्थाई बंदोबस्ती, मतलब टैक्स का रेट फिक्स हो गया, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया। तो एक कानून यहाँ पे आ रहा है 1908 में, ये तो नहीं कहेगा कि 100 से हम बढ़ा के 110 कर दो। बोला ठीक है भाई, तुम्हारा 93 में से तुम 100 रुपया दे रहा है तो आगे भी तुम्हारा रेंट क्या रहेगा, 100 रुपया। आगे बढ़ने का भी कंडीशन दिया है, ऐसा नहीं है कि 1908 से लेकर 2024 तक वो 100 रुपया देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको समझना है कि उस समय यानी 1908 में पहला यहाँ पे सेक्शन 9 में क्या बोल रहा है कि अगर 1993 से अगर आप जमीन को होल्ड किए हैं परमानेंट सेटलमेंट के तहत और वहां रेंट आपका नहीं बढ़ा है तो 1908 के अधिनियम के तहत भी आपका रेंट नहीं बढ़ेगा। आगे कंडीशन दिया है कि कब रेंट बढ़ेगा, डीसी के आदेश से क्या हो सकता है, रेंट बढ़ सकता है, या राजस्व अधिकारी के आदेश से रेंट आपका बढ़ सकता है। एक बार रेंट बढ़ गया तो 15 साल तक फिर से रेंट नहीं बढ़ेगा। मानिए चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2024 का, तो 2024 में यहाँ पे मानिए चलिए रेंट जो है या टैक्स जो है वो भूधारक का क्या होता है, एक बार बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर 15 साल आप जोड़ दीजिए तो 15 साल जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2039 तक यहाँ टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा। फिर भी ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए जिसमें बढ़ाना ही पड़े तो फिर कौन बढ़ाएगा, डीसी या राजस्व अधिकारी। चलिए इसी को हम लोग जो है यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ से समझ लेते हैं। बोलता है भूधारक की लगान वृद्धि कब दायी नहीं होगी, यानी कि कब उसका इनहेंसमेंट नहीं होगा। इसीलिए इंग्लिश वर्ड भी हम थोड़ा बहुत यहाँ लिखे हैं ताकि जहां जरूरी हो वहां से हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको पता चल जाए। तो बोलता है टेन्योर होल्डर हु होल्ड्स हिज टेन्योर, कि वो अपना टेन्योर को कब से होल्ड किया है, फिक्स रेंट में, तो आपका परमानेंट सेटलमेंट। और ये चीज हम पिछला वीडियो में बताया था और इसीलिए कहते हैं हम आधार बना रहे हैं। अगर वो आधार आपका कमजोर होगा तो ये बिल्डिंग आपका स्ट्रक्चर बनने वाला नहीं है, या हो सकता है दिक्कत हो जाएगा, कभी भी धस सकता है, थोड़ा भूकंप आया धस गया बिल्डिंग, है ना। इसीलिए ऊपर का 10 तल्ला बना रहे हैं तो नीचे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसीलिए एक वीडियो जो है पूरा डेडिकेटेड किए थे हम पूरा बेस बनाने के लिए। तो ऐसा लगान में किसी तरह का वृद्धि दायी नहीं होगा, मतलब आपका परमानेंट नामे है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती। जब अस्थाई है तो भाई बढ़ाने का यहाँ कोई बात ही नहीं आता है। 1908 में अधिनियम आया, हम नहीं बढ़ाएंगे बोल दिया, लेकिन क्या जीवन भर नहीं बढ़ेगा, नहीं। 9 का में यहाँ पे बोलता है बढ़ेगा भाई, है ना, चाहे वो भूधारक है चाहे वो ग्राम का मुखिया है। कब बढ़ेगा, अगर कोई लगान के वृद्धि के लिए क्या करता है, आवेदन देता है। अगर नहीं आवेदन देता है तो है ना उपायुक्त अपने से भी हो सकता है कर सकते हैं, तो इस तरह से, या लेकिन जनरली यहाँ पे लिखा गया आवेदन, तो आवेदन ही मान लीजिए कि उपायुक्त को कोई आवेदन देता है, बोलता है कि भू लगान बढ़ा दो। कोई आवेदन कौन देगा, भूमि से आपको ज्यादा पैसा देना है तो भूस्वामी ही देगा कि भाई 100 रुपया ले लेके थक गया, हमको अब 150 रुपया चाहिए, ऐसा करके यहाँ पे बोलेगा। तो भूधारक का यहाँ पे जो पैसा है वो बढ़ाया जा सकता है किसके आदेश से, डीसी के आदेश से। और फिर हम पिछले वीडियो का रेफरेंस ले रहे हैं, डीसी वर्ड कब से प्रचलन में आया, 1854 में। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब जो है 1854 से ही आया था। इसके अलावा अध्याय 12 और 15 में एक राजस्व अधिकारी का उल्लेख किया गया है, जो कि इस तरह से अधिकार अभिलेख सब बनाने में ये सब अपना योगदान देता है। अगर वो भी चाहे तो चैप्टर 12 और 15 के अंतर्गत रहते हुए वो इस वृद्धि को यानी लगान को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो आपको कंक्लूड हम फिर कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, और चैप्टर 9 जो है आपका यहाँ पे संबंधित यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ 8 तक पढ़ चुके थे। अगर चैप्टर 9 यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, भूधारक है। ये क्या है, भूधारक। और भूधारक का लगान कब वृद्धि होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे वही चीज क्या किया गया है, बताया गया है। तो अगर यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के समय जब यहाँ पे 1793 से जमीन को वो रखा है और वृद्धि नहीं हुआ है तो वृद्धि नहीं होगा। बस एक लाइन में इस लाइन को खाली याद रखिएगा, आपका काम यहाँ समाप्त हो गया। चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 9 में भूधारक के लगान वृद्धि के बारे में बात किया गया है। 1793 में अगर लगान सेम था, अभी भी सेम है तो बढ़ेगा नहीं, यानी 1908 में भी सेम है तो बढ़ेगा नहीं,
लेकिन अगर बढ़ाना होगा तो आवेदन देके बीसी से आप उसका लगान को बढ़ा सकते हैं। आगे यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि अगर एक बार लगान बढ़ गया तो 15 वर्षों की कालावधि में इसको पुनः बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे कि अभी आपको हम बताएं, अगर बढ़ाना होगा तो फिर यहाँ पे चैप्टर 12 और 15 के अधीन पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसे मनमर्जी आप किसी का भी रेंट को हमेशा बढ़ा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है इसी 9 का के 4 में कि धारा की कोई भी बात यहाँ पे अस्थायी भूधारक के लिए यहाँ पे ये लागू नहीं होते हैं यदि टेन्योर किसी लगान को एग्रीमेंट के तहत सृजित किया गया हो। फिर से हम एक चीज यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है भूधारक है, ये क्या है, आपका टेन्योर होल्डर है जो किससे यहाँ पे जमीन लिया होगा, भूस्वामी से यहाँ पे जमीन लिया होगा। अब भूस्वामी से ये जमीन लिया होगा तो क्या हो गया, एक होता है परमानेंट कि परमानेंट भूधारक है बहुत लंबे समय के लिए, कितना समय के लिए कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर मान चलिए 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट में या जो भी इसका संविदा होगा जिसको हम लोग एग्रीमेंट करें, संविदा में जो बात होगा उसको ना मानेगा। आप इस कानून का दुहाई नहीं दीजिएगा कि एक बार रेंट बढ़ा दिए तो हम जो है वो 15 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। अगर एग्रीमेंट आप किए हैं, बोले हैं हर एक साल में हम 10 रुपया का क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो आपको करना होगा। फिर आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं धारा 9 में तो ये बोला गया था कि एक बार रेंट बढ़ गया तो आप 15 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप एग्रीमेंट किए हैं कि हम एक साल में कितना का वृद्धि करेंगे, 10 रुपया का वृद्धि करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पे टेम्पोररी यहाँ पे क्या है आपका ये भूधारक है, यहाँ बोल रहा है ना कि भूधृति का लगान वृद्धि अगर कोई एग्रीमेंट के तहत कोई किया है क्या, टेम्पोररी टेन्योर होल्डर, तो उसको इस एग्रीमेंट के अनुसार काम करना होगा, ना कि इधर जो हम पढ़े उसके अनुसार वो काम कर सके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 9 समझ में आ गया होगा। 9 काफी डिटेल था और उसके बाद जो है हम लोग जो है अब 10वां की ओर चल रहे हैं और 45 मिनट हम लोगों का हो गया है। तो उम्मीद करते हैं अगर 15-16 तक भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा बात होगा। चलिए यहाँ पे कतिपय भूमिहरों के लगान वृद्धि का दायी नहीं होना। तो एक चीज यहाँ पे बोला कि भाई भूस्वामी का है ना, यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं भूधारक का रेंट में जो है वो वृद्धि हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भूधारक का रेंट में वृद्धि अगर नहीं करेगा तो हमसे क्या दुश्मनी है ना। यहाँ पे हमसे क्या दुश्मनी है ये बोल रहा है कि हमरा भी रेंट का वृद्धि मत करो, भूमिहरी का लगान में वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, है ना। तो कब नहीं होगा तो उसको अब क्या बोला, देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। कम समय में ज्यादा चीज बताना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए ये था भूधारक। थोड़ा हम फिर अब स्लो हो जा रहे हैं क्योंकि लग रहा है हम स्पीड हो जा रहे हैं और पता नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर स्पीड करने का क्या फायदा है। भूधारक को बोला कि तुम्हारा रेंट नहीं बढ़ेगा भाई, टैक्स जो है नहीं बढ़ेगा। कब से नहीं बढ़ेगा, अगर 1793 में तुम क्या किया है ना, परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमीन को धारित किया तो तुम्हारा टैक्स नहीं बढ़ने वाला है। ये था किसमें, सेक्शन 9 में। जब सेक्शन हम लोग 10 आते हैं तो वहां पे क्या बोलता है, यहाँ पे भूमिहरी के बारे में बोला गया है ना। यहाँ पे क्या है आपका भूमिहरी के बारे में, यहाँ पे क्या क्या है, भूमिहरी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि भूमिहरी के बारे में क्या बोला गया है कि अगर 1869 के तहत अगर कोई भी इस कानून के तहत आपको ये जमीन मिला है या इसके रजिस्टर्ड में आपका क्या है खाता बही जो बना था 1869 में, फिर वही चीज है लाल लोकीनाथ, बाबू रखाल दास, हरदर, ये सब का जो सर्वेक्षण हुआ उसी के आधार पर ये जमीन वापस दिया जा रहा था। हम बोले थे फिर कि अगर कोई जमीन में आपका भूमिहरी अधिकार है और इस कानून के लागू होने के 20 वर्ष पूर्व आपका जमीन क्या किया गया है, छीना गया, तो वो जमीन आपको वापस मिलेगा। तो वो जो वापस मिला हुआ जमीन है इसमें बोल रहा है टैक्स या रेंट जो है हम ग्रोथ नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में, भूमिहरों के बारे में, और यहाँ पे बात कर रहा था केवल सिंपल भूधारक के बारे में। तो भूधारक के लिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को ये लेके गया। और भूमिहर किससे संबंधित है, 1869 का छोटा नागपुर भूधृति से संबंधित है। और इसीलिए यहाँ पे 1869 का यहाँ पे भूधृति वाला यहाँ पे आपको क्या किया गया है, बात किया गया है। तो भूमिहरी को लेगा तो 1869 से अगर आपका जमीन या इसके तहत जमीन मिला है तो रेंट नहीं बढ़ाएगा, और भूस्वामी होगा तो 1793 जो अस्थायी बंदोबस्ती है उसके तहत अगर आप जमीन क्या किए रखे हुए तो भी आपका टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो एक बार फिर से आप बैक करके इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे अभी जैसा कि यहाँ पे हम लोग बता रहे थे सेक्शन 9 तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे सेक्शन क्या पढ़ेंगे, 10, और सेक्शन 10 में यहाँ पे किसके बारे में हम लोग पढ़े, तो भूमिहरी के बारे में कि भूमिहरी का टैक्स कब नहीं बढ़ेगा, 18 यहाँ पे 18 जो 69 से के तहत किसी को जमीन मिला है तो उसका टैक्स में ग्रोथ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं 10 तक थोड़ा बहुत आपको याद हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसको कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है।
उसको एक बार पढ़ देते हैं। जिसकी भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम या भूधृति अधिनियम के नाम से भी जानते हैं कि अधीन तैयार और पुष्ट रजिस्टर में जिसका नाम आएगा उसको यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा दिया गया है। उसके बाद है यहाँ चैप्टर सेक्शन जो है 11 बोलता है, तो सेक्शन 11 में भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। तो यहाँ सीधा सा मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला कि अगर कभी भी आप भूधृति का क्या कर रहे हैं, आप अंतरण कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पता चलना चाहिए कि ए का जमीन अगर बी के पास जा रहा है तो बाकी लोग जो है, जमींदार जो है, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा जमीन किसी और के पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा, रजिस्ट्री, ऐसे भी सुनते होंगे है ना, रजिस्ट्री हम लोग बोलते हैं ना, जमीन का रजिस्ट्री हो रहा है। तो बस यही चीज है कि अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उत्तराधिकार में आप किसी को दे रहे हैं, या विरासत में दे रहे हैं, या विक्रय दे रहे हैं, या दान दे रहे हैं, या कोई भी विनिमय एक्सचेंज कर रहे हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आपका जमीन जो है ना तो दान माना जाएगा, विरासत ये सब कुछ नहीं होगा, या लीगल नहीं माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रावधान की ओर। हम लोग 11 तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम लिख देते हैं इस पेज में, याद रह जाएगा आपको। ये जो यहाँ पे है ना आपका, ये जो 11 है, सॉरी यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे 11 में क्या बोलता है आपका, है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, यहाँ पे आपका बात किया गया है कि रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए उसके बाद हम लोग वापस चले आते हैं अपना जो पढ़ना है उसमें। ये बहुत लिमिटेड टाइम में इतना सारा चीज समझाना पड़ रहा है, थोड़ा तो दिक्कत होता है। चलिए, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ अगर फैक्ट है वो। तो मान के चलिए रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, एक जमीन जो है आप ट्रांसफर कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई एक जमीन है, यहाँ पे एक जमीन है, उस जमीन को आप किसी दूसरे व्यक्ति को, ए व्यक्ति किसको दे रहा है, बी व्यक्ति को दे रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमींदार यहाँ पे क्या कहेगा, मानेगा ही नहीं, बोलेगा कि हमको जो है ये रजिस्ट्रेशन नहीं करने देंगे या नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं कर सकता। इसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं। यही प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका 12 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रेशन अनुज्ञात करने से भूस्वामी का इनकार करने पर प्रतिक्रिया। अगर आपका जमींदार किसी जमीन के ट्रांसफर करने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो आप जो है भूस्वामी को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार करने के पश्चात आप कहां जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं। डीसी तलब करेगा कि भाई तुमको क्या परेशानी है, बताओ, रजिस्ट्रेशन अगला करना चाह रहा है तो कर दो, है ना। भूस्वामी का एक तरह से कहिए सहमति भी चाहिए होता है। तो भूस्वामी इनकार कर रहा है तो अपना जो भी बात होगा रखेगा, और उस बात को सुनने के बाद उस जो भी बात का कंक्लूजन निकलेगा वो आदेश देगा। अगर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो करवा देगा। अगर भूस्वामी का बात में एक तरह से कहिए दम होगा कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है। तो मामला कहाँ के पास, किसके पास जाएगा, याद रखिएगा, उपायुक्त के पास। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 12 में यहाँ पे जो बोला जाता है कि यहाँ पे हम लोग जो ये जो पढ़ रहे थे वो कहाँ गया, चलिए यहाँ पे 11 तक हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। तो 12 में अगर देखते हैं तो 12 में क्या बोलता है, तो 12 में बोलता है ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है वो जमींदार क्या करेगा, इनकार नहीं करेगा। जमींदार जो है ये क्या करेगा, इनकार यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे ये चीज है, अगर इनकार किया है ना, यहाँ पे किया है तो कहाँ जाएगा, डीसी के पास मामला में यहाँ पे जाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग अपने अलग जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग आ जाते हैं। चलिए अब लगभग यहाँ पे भूधृति का विभाजन के पास है, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए, चलिए फिर से हम एक नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ये जमीन है, जमीन का एक टुकड़ा है। अब इस जमीन का टुकड़ा में आपको मान चलिए 100 रुपया क्या होता था, देना होता था। इस जमीन के टुकड़ा, ओहो ये तो ऊपर भाग जाना है, चलिए ठीक है, इसी टुकड़ा को मान चलिए 100 रुपया देता था। अब इसका 3 भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, 3 भाग ये हो गया। तो आप मान चलिए ये 50 रुपया देगा, हो सकता है ये 25 रुपया देगा और ये 25 रुपया देगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर क्या जमीन का विभाजन हुआ है तो लगान का भी क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जमीन का पूरा टुकड़ा कोई एक व्यक्ति अब रख ही नहीं रहा, वो 3-4 व्यक्ति में क्या हो गया, बट गया। तो लगान भी 3-4 व्यक्ति को क्या करना होगा, देना होगा। और यही चीज सेक्शन 13 में आपको बोला गया है कि भूधृति का विभाजन और लगान का आपका
वितरण। तो भूत रीति का अगर फिर यहाँ हम टेन्योर बोल रहे हैं, टेन्योर मतलब मालिकाना हक जो होता है वो चीज है। तो उसका विभाजन अगर हो रहा है तो लगान में उसी अनुपात में क्या होगा, विभाजन। जैसे बड़ा भाग को हम बोले थे 50 रुपया और छोटा भाग को 25-25, तो जिस अनुपात में आप जमीन को बांटिएगा उसी अनुपात में आपको लगान भी देना होगा। और विभाजन का वितरण का सूचना रजिस्ट्री की डाक से भूस्वामी को भेजना होगा। अब मान चलिए आप भूस्वामी का जमीन को लिए हुए हैं, उसका जमीन को आप 2 हिस्सा में बांट दिए, अब अगला को पता ही नहीं चल रहा है कि 2 हिस्सा में बांटा गया है, तो फिर वो जो है वो कैसे चलेगा। पता चला कि राम के पास मांगने जाना था टैक्स, वो चला गया श्याम के पास, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो इसलिए बताना होगा ताकि उसको भी पता चले कि उसका जमीन में तोड़फोड़ हो रहा है या उसका जमीन का विभाजन हो रहा है। अगर किसी तरह का आपत्ति होता है किसको, जमींदार को, आप विभाजन कर रहे हैं, लगान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे या लगान दे भी रहे हैं, तो आप कितना लगान हिस्सेदारी में अपना हिस्सा में रख रहे हैं, कितना बांट रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का आपत्ति होता है तो फिर मामला कहां जाएगा, डीसी के पास जाएगा। उपायुक्त के पास कुछ भी हुआ तो मामला कहां जाता है, डीसी के पास। अब दोनों पक्ष को बुलाएगा, जिसका में बंटवारा हुआ था जमीन, दोनों को बुलाएगा, उसका बात को सुनेगा और बात के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आपत्ति होने पर यहाँ पे जो दिया गया है जमींदार जो है वो कहाँ जा सकता है, तो आपका यहाँ पे डीसी के पास वो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये है आपका सेक्शन जो है वो 13 जो है। तो चलिए सेक्शन 13 जो है यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि यहाँ पे सेक्शन 13 जो है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे विभाजन का बात कर रहा है। ये जमीन है तो इस जमीन का क्या हो रहा है, अगर विभाजन, तो ये जो है विभाजन होगा तो है ना, ये जमींदार को आपको क्या करना होगा, बताना होगा। और जमींदार को है ना यहाँ पे अगर किसी तरह का आपत्ति होगा तो वो कहाँ जाएगा, डीसी के पास जाएगा। चलिए और 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट में हम लोग जो है इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका दिया गया है पुनर्ग्रहण से संबंधित, और ये हम जब परिभाषा बताए थे उस समय बताए थे कि सेक्शन 14 में ये हमको मतलब आवश्यकता पड़ेगा। पुनर्ग्रहणीय भूत रीति के पुनर्ग्रहण पर विलंगम, देखिए कुछ कुछ वर्ड इस तरह से होता है, इनक्यूम्बरेंस करके देता है, वातालीकरण, वातालीकरण मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को रद्द कर रहे हैं तो उसको वातालीकरण करता है। तो इनक्यूम्बरेंस जो भी इसका उच्चारण है आप कर लीजिएगा। इसका मतलब अगर हम ढूंढे थे गूगल में तो बोलता है कि लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी दैट अफेक्ट्स द ओनर एबिलिटी टू ट्रांसफर द ओनरशिप, कि ओनरशिप का आप क्या करें, ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर से वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पुनर्ग्रहण मतलब आखिर आपको हम कहीं पे यहाँ पे समझाए थे, यही वाला आपको हो सकता है समझाए होंगे कि यहाँ पे इसका वंशज मान के चलिए नहीं है, किसी को आप जमीन दान में दिए थे, इसका वंशज नहीं है, तो है ना राम का जमीन जो है राम के पास चला जाएगा, श्याम के पास, अब इसका वंशज ही नहीं है तो चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे पुनर्ग्रहणीय जमीन यहाँ के बारे में दिया गया। लेकिन कब ये जमीन नहीं जाएगा, वातालीकरण मतलब रद्द, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका कंडीशन दिया गया कि कब का आप जमीन जो है अनुदान देने के बाद भी वापस नहीं ले सकते हैं। तो गिफ्ट में किसी को जमीन दिए, अब पता चला उस जमीन में शमशान या कब्रिस्तान खोल दिया, या खोल दिया करते हैं मतलब वहां बना दिया गया, तो आप जो है उसको वापस नहीं ले सकते। बोला शमशान बन गया तो भाई ठीक है, दान में दिए थे, दान में ही रहने दो, वापस हम नहीं लेंगे। तो इस तरह का कंडीशन आप देख लीजिए कौन कौन है। निवास गृह, निर्माणशाला है, या अस्थायी भवन मतलब कोई एक परमानेंट आप क्या बना दिए, भवन बनाए, या स्थान उद्यान पार्क वगैरह सब बना दिए, बागान बना दिए, या हौज बना दिए, है ना, या आप नहर बना दिए, या सिंचाई हेतु कोई भी दूसरा चीज बना दिए, पूजा स्थल बन गया, शमशान कब्रिस्तान बन गया, तब वहां पे आप जो है वो या कोई खदान यहाँ पे बन गया, तब भी आप उसको रिटर्न नहीं ले सकते। मतलब अनुदान में दिए, आपका जमीन गया अनुदान में, भले उसका नर वारिस नहीं है तो भी आपको वापस मिलने वाला जमीन नहीं है। दूसरा है किसी छावनी के भीतर जमीन, आप कोई जमीन अनुदान में दिए थे, वो छावनी के अंदर है, अब उसका नर परंपरा में कोई बचा ही नहीं, वापस आप मांगने जाइएगा आपको देगा नहीं, है ना। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय रूढ़ी या प्रथा से प्रदत्त रैयत कृषि या उसकी भूमि जोत में कोई अधिकार, मानिए चलिए यहाँ पे कोई स्थानीय हम लोगों का क्या है, अपना बेटा नहीं है तो हो सकता है जमीन चला जाता अनुदानकर्ता के पास, लेकिन यहाँ परंपरा है अपना बेटा नहीं होगा तो चाचा के बेटा का पास वो जमीन चला जाएगा। ये अगर परंपरा है तो फिर से जो अनुदान किया हुआ व्यक्ति है वो नहीं मांगने आएगा कि तुम्हारा बेटा नहीं तो हमारा जमीन वापस कर दो, चाचा के बेटा के पास चला जाएगा, वापस जमीन मिलने वाला नहीं है। पवित्र उद्यान दखलकृत भूमि धारण करने का अधिकार है, तो इस तरह से यहाँ पे पवित्र उद्यान अगर कोई है तो भी नहीं, मुंडारी खुटकटीदार अगर काश्तकारी है तो भी वापस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है उसके जमीन से जुड़ा हुआ है, मालिकाना हक टाइप से मिल जाता है उन लोग को, इसलिए नहीं। या किसी को भूत रीति अधिनियम 1869 के तहत अगर मिला है तो भी नहीं आपको वो पुनर्ग्रहण मिल सकता है। ग्राम मुखिया या उसके कार्यालय, अब मानिए चलिए आप जमीन अनुदान में दिए थे, वहां मुखिया का ऑफिस बन गया, अब कहिएगा भाई हम जिसको अनुदान दिए थे उसका कोई नर परंपरा नहीं बचा, हमको वापस दे दो, मुखिया कहेगा ऑफिस खोल दिया भाई, तुम आओ ना अपने पास रखो, है ना, अपना अनुदान वाला अब तुमको मिलने वाला
नहीं है, जो भी तेरा जगह बचा है उसे काम चला लो, हम देने वाला नहीं है, कोई आवश्यक सुखाचार करके है यहाँ पे आपको यहाँ पे जमीन जो है वापस मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के कभी पूछ सकता है कि यहाँ पे सेक्शन 14 के अनुसार कौन कौन सा जमीन आपको वापस नहीं मिल सकता, तो इस कंडीशन में ये सभी चीज को आपको क्या करना है, याद करना है, ये सभी जमीन जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। चलिए अब इसको हम कंक्लूड करते हैं, यानी कि यहाँ पे पुनर्ग्रहण वाला जो जमीन था इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ये जो है सेक्शन आपका क्या था 14, तो इस तरह से ये सेक्शन 14 है। यहाँ पे आप जो है जमीन को पुनर्ग्रहण यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में कौन कौन सा जमीन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं उसके बारे में ये क्या किया गया था, दिया गया था। चलिए कंक्लूड करते हैं, जो भी चीज यहाँ पे हम क्या किए हैं, लिखे हैं। अब ये ऊपर कैसे जाएगा ये भी चीज यहाँ, अच्छा यहाँ पे इस पेज से नेविगेशन, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ समझे थे। चलिए यहाँ चलिए सीएनटी एक्ट में यहाँ 1908 के तहत यहाँ पे बोला गया था कि आपको 13 अध्याय 271 यहाँ पे धारा है, एक चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर में नाम प्रसार था, तीसरा में परिभाषा था, दूसरा को निश्चित कर दिया। दूसरा वाला में क्या था कि दूसरा चैप्टर था काश्तकार के कितने वर्ग है, 4 वर्ग है, और 4 वर्ग में यहाँ पे चारों के बारे में दिया गया था। और चारों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि पहला है भूधारक, ये सेक्शन 4 हो गया भूधारक, सेक्शन 5 रैयत, सेक्शन 6 रैयत में ही एक प्रकार का रैयत